विधायक और घोषणा पत्र समिति के सदस्य आदरणीय शिवरतन शर्मा जी आप सबसे चर्चा के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी के स्वागत के साथ साथ उनका भी स्वागत है। और आज अभी हम लोग डूंगरगढ़ से आ रहे हैं, अलग अलग संस्थाओं से बात करके आप लोगों से चर्चा उपरांत राजनांदगांव में बहुत सारी संस्थाओं से हमारी चर्चा है, बातचीत है कि आने वाले विधानसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र में क्या चीजें हो सकती है और किन बातों को इस सरकार ने नकारा है अपने घोषणा पत्र में लाने के बाद। ऐसे सारे विषयों पर चर्चा के उपरांत हम लोग उसमें चर्चा करके एक ऐसा घोषणा पत्र तैयार करेंगे जिसको हम यदि सरकार आती है तो उसको क्रियान्वित कर सकें। इस उद्देश्य से जमीनी स्तर पर सभी संस्था, समाज, हमारी पार्टी के लोग, हमारे मीडिया के साथी के लोग, ऐसे सभी लोगों से विचार विमर्श कर रहे हैं। अभी हम अपने घोषणा पत्र के लिए सुझाव लेने निकले और सारे सुझाव प्राप्त करने के बाद उन सुझाव पे हमारी समिति विचार करेगी। और मैंने कहा ना कि हमारा घोषणा पत्र यथार्थ पे आधारित रहेगा। हम अपने घोषणा पत्र में उसी बात को सम्मिलित करेंगे जिसको अपनी सरकार के पीरियड में हम कर सकें। खाली लोगों को लोक लुभावने घोषणा करके वोट प्राप्त हमको नहीं करना है। एक बात। दूसरी बात आपने की उपचुनाव के रिजल्ट की बात। देखिए, आप पूरे देश का ट्रेंड उठा के देख लीजिए। ज्यादातर उपचुनाव प्रदेश में जिस पार्टी की सत्ता होती है वो पार्टी चुनाव जीतती है, क्योंकि चुनाव पार्टी का नहीं होता। चुनाव सरकार वर्सेस, माने हम चुनाव लड़ रहे थे ना, तो छत्तीसगढ़ सरकार वर्सेस भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होती तो हम चुनाव में सफलता प्राप्त करते। पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। देखिए, राजनांदगांव में तो अभी मेरी बात हुई नहीं है, होगी। रात तक रहूंगा मैं राजनांदगांव में। डूंगरगढ़ में मैं मितानिन बहनों से, बसोड़ से, कुम्हार समाज के लोगों से, पेंशनधारियों से, व्यापारियों से, विद्यार्थियों से, इनसे मिल के आ रहा हूं। उनने सकारात्मक सुझाव दिए हैं और उनने वर्तमान सरकार ने उनके साथ जो छल किया उस बात को भी रखा है। हमारी मितानिन बहनों का कहना था कि पिछले जन घोषणा पत्र में उनको 5,000 रुपए देने की घोषणा की गई थी। वो 5,000 तो मिला नहीं। पिछले बजट में 2,200 घोषणा की गई, वो पैसा भी आज तक नहीं मिला। कोरोना काल में जो उनको अलग बोनस देना था वो राशि भी आज तक प्राप्त नहीं। पेंशनधारियों का कहना था कि भाई पिछले समय हमसे जो वादा किया गया था कि प्रदेश विभाजन के बाद जो अनुमोदन लेना पड़ता है एक दूसरे के प्रदेश से, उसको समाप्त करने की बात थी, वो समाप्त नहीं की गई। रेगुलर कर्मचारी के साथ हमारा डीए घोषित होगा ये कहा गया था, वो नहीं हुआ। तो सारे वर्ग के लोगों ने अपनी पीड़ा को हमारे सामने व्यक्त किया है और अपने सुझाव दिए हैं। वो सारे सुझाव हम अपनी समिति के सामने रखेंगे और हम उस सुझाव में जिसको हम कर सकेंगे उसी को शामिल करेंगे। रमेश पटेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय खूबचंद पारक जी, पूर्व सांसद, पूर्व मेयर, हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय मधुसूदन यादव जी, महामंत्री आदरणीय रवि वैष्णव जी, सौरभ कोठारी जी, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव की दृष्टि से घोषणा पत्र बनाने हेतु एक समिति का गठन किया है, जिसके संयोजक आदरणीय विजय बघेल जी, दुर्ग सांसद हैं, और 32 सदस्यीय एक टीम बनी है, जिसमें 3 सह संयोजक हैं। उसमें एक मैं स्वयं हूँ, पूर्व मंत्री आदरणीय अमर अग्रवाल जी हैं सह संयोजक,
पूर्व मंत्री आदरणीय राम विचार जी हैं और शेष सदस्य हैं राजनांदगांव जिले से आदरणीय मधुसूदन यादव जी, भरत वर्मा जी इस समिति के सदस्य हैं। हमने अपने इस घोषणा पत्र के लिए एक नया नाम दिया है, छत्तीसगढ़िया मन की बात। और इस घोषणा पत्र के लिए हम पूरे प्रदेश के 90 विधानसभाओं में समाज के प्रत्येक वर्ग से मिलकर सुझाव प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जिनसे मिल पा रहे हैं ठीक है, नहीं मिल पा रहे हैं तो पार्टी ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है 9584656500 और एक ईमेल आईडी भी जारी की है CGBGP मन की बात 2023.com Gmail। ये हमने ईमेल आईडी भी जारी की है। लगभग 50,000 सुझाव व्हाट्सएप के माध्यम से पार्टी को प्राप्त हो चुके हैं और लगभग 6 से 7,000 सुझाव ईमेल से पार्टी को प्राप्त हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक सुझाव की पेटी भी भेजी है और हमने कहा है कि कार्यकर्ताओं से कोई ऐसा अनाउंस कर दें, अगर कोई व्यक्ति उसमें अपना सुझाव डालना चाहे तो वो सुझाव उस पेटी में डाल सकता है। भारतीय जनता पार्टी की ये मानसिकता है कि 2023 के चुनाव की दृष्टि से हम यथार्थ पर आधारित जिस काम को हम सरकार में आने के बाद कर सकते हैं उस प्रकार का अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। देखिए, हर चुनाव में राजनीतिक दल अलग अलग नाम से अपना घोषणा पत्र जारी करती है। 2018 के चुनाव में माननीय भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और आदरणीय TS सिंहदेव जी जन घोषणा पत्र समिति के संयोजक थे और जहां तक मुझे ध्यान है उनने अपने जन घोषणा पत्र को जारी करने का काम राजनांदगांव में ही किया था, यही हुआ था ना। और उस जन घोषणा पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता से 36 प्रकार के वादे किए गए थे और उस 36 वादे में सब पॉइंट भी बहुत से अलग अलग थे। और आज हम दावे के साथ कहते हैं, जिस जन घोषणा पत्र को जारी करते हुए गंगा जल उठाकर शपथ ली गई थी कि हम इस घोषणा पत्र को 100% लागू करेंगे, आज 36 बिंदुओं में एक भी बिंदु में वो जन घोषणा पत्र को लागू नहीं कर सके। विधानसभा में सार्वजनिक रूप विधानसभा के सदन में, बाहर प्रेस के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री को चुनौती भी दी कि जिस मंच पे चाहे हम चर्चा करने को तैयार है, आपने 36 बिंदुओं में एक भी काम नहीं किया है। आज छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत विकट है। सरकार के सबसे बड़ी असफलता यह है कि छत्तीसगढ़ जो कभी शांति का टापू कहलाता था वो आज अपराध के गढ़ के रूप में परिवर्तित हो गया है। दुनिया में घटित होने वाला कोई ऐसा अपराध नहीं है जो छत्तीसगढ़ में घटित ना होता हो और इसके पीछे है छत्तीसगढ़ में पिछले 4.5 साल में फला फूला नशे का व्यापार। शराबबंदी का वादा था, शराबबंदी तो दूर होने की बंद करने की बात तो दूर रही, शराब की घर पहुंच सेवा हो गई और शराब के अतिरिक्त सब प्रकार का नशा, हीरोइन भी है, चरस भी है, कोई टेबलेट आती है, वो टेबलेट तो इतने धड़ल्ले से बिक रही है कि कोई व्यक्ति उसको खा ले तो फिर होश ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। विकास की दृष्टि से छत्तीसगढ़ पिछड़ा है। लगभग विकास के पूरे काम रुक चुके हैं और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के पीरियड में जिनमें टॉप था
शुरू के 5 में था, तो आज स्थिति हो गई है कि हम आखिरी के 5 में, हम टॉप में हैं खाली अपराध के मामले में। जल जीवन मिशन में 31 मार्च 2024 को योजना पूर्ण होनी है, हम 50% भी काम नहीं कर पाए। आज छत्तीसगढ़ 28वें स्थान पर है जल जीवन मिशन के मामले में। प्रधानमंत्री आवास 2011 की प्रतीक्षा सूची 15 अगस्त 2022 के पूर्व पूर्ण होनी थी। ग्रामीण क्षेत्र में 16 लाख परिवार प्रधानमंत्री आवास से वंचित रह गया। उज्ज्वला का गैस कनेक्शन डॉक्टर रमन सिंह जी के पीरियड में 26 लाख से ज्यादा बटा। पिछले 4.25 साल से लगभग योजना बंद हो गई है। डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े, मोदी जी ने वैट टैक्स कम किया, पर प्रदेश सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने सरकार में आते ही सबसे पहले डीजल पेट्रोल में वैट टैक्स बढ़ाया। आज स्थिति ये बन गई है कि जहां छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ा है, वहीं छत्तीसगढ़ में सामाजिक सद्भाव का वातावरण पूरी तरह से बिगड़ चुका है। और इसके पीछे कारण ये है कि वोट बैंक की लालच से बहुत प्लानिंग के साथ छत्तीसगढ़ में रोहिंग्यों को बसाया जा रहा है ताकि कांग्रेस का वोट बैंक तैयार हो सके। और उसके चलते बेमेतरा जिले के वीरनपुर में भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई, कवर्धा में भगवा ध्वज को अपमानित करने की घटनाएं घटित हुई, और सुनियोजित ढंग से पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का काम चल रहा है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि सुकमा के एसपी ने अपने थानेदारों को पत्र लिखा कि सुकमा जिले में धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा है और ये संवेदनशील मुद्दा है, इससे जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है, इस ओर सारे थानेदार ध्यान दें। रोज समाचार पत्रों में छपता है कि धर्मांतरित लोगों के बीच और मूल धर्म में रहने वालों के बीच लगातार टकराव हो रहा है, मृत्यु हो रही है तो उनके अंतिम संस्कार पर विवाद पैदा हो रहा है। और धर्मांतरण को भी सुनियोजित ढंग से प्रदेश की सरकार कराने में लगी हुई है और उसका नुकसान छत्तीसगढ़ को हो रहा है। स्थिति यह है, जन घोषणा पत्र में महिला स्व सहायता समूह का कर्ज माफ करने की बात की थी, उनका कर्ज माफ करना दूर रहा, रेडी टू इट का जो काम महिला स्व सहायता समूह करती थी वो काम छीन लिया गया। युवाओं को 10 लाख नौकरी देने की बात थी, 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी। मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार ने स्वीकार किया है कि 4.25 साल में कुल 33,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे पाए, जबकि खाली शिक्षा विभाग में 57,000 पद शिक्षक के रिक्त पड़े। वृद्धावस्था पेंशन 350 से 1,000 करने की बात थी, वो 350 भी लोगों के 5 माह 7 माह से नहीं मिल रहा है। दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मी, अनियमित कर्मी, इनके लिए सब करने की बात थी, रेगुलर करने की बात थी, वो भी नहीं हो पाया है। किसान का पूरा कर्ज माफ करने की बात कर रहे थे, किसान का खाली सहकारी समितियों का अल्पकालीन ऋण माफ हुआ है। दूसरी बैंकों से अगर किसान ने ऋण लिया है तो वो 40% माफ हुआ है, 60% किसान को पटाना पड़ा है। हमारी सरकार में हम 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे, उस बोनस को देने की घोषणा की थी, वो बोनस भी नहीं दे पाए। और किसान को जो 2500 रुपये धान की कीमत देने की बात करते हैं, उस 2500 में समय समय पर मोदी जी ने जो 5 साल में समर्थन मूल्य में वृद्धि की उस राशि को जोड़कर दे रहे हैं, उसमें भी किसानों को धोखा दे रहे हैं। तो समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा है जिसको ठगने का, छलने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने नहीं किया है। पूरे प्रदेश की जनता की मानसिकता इस सरकार को बदलने की है और हम जनता के बीच
एक सकारात्मक सुझाव कि हमारी सरकार बने तो हम कौन से काम प्राथमिकता से करें, लेने के लिए निकले हैं। मैं तो आपको प्रश्न के लिए आमंत्रित करने के साथ साथ हमारे घोषणा पत्र के लिए आपके सुझाव हो, वो सुझाव के लिए भी मैं आपको आमंत्रित करता हूं। देखिए, भूपेश बघेल ने किसान को धोखा दिया। कर्ज माफी के नाम पे खाली सहकारी समितियों का अल्पकालीन ऋण माफ हुआ, मध्यमकालीन दीर्घकालीन ऋण माफ नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, 60,000 सिंचाई पंप के कनेक्शन लंबित हैं, किसान पैसा पटा चुके हैं। उसके लिए 600 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार को देना है, पर प्रदेश सरकार नहीं दे रही, इसलिए उसका नुकसान किसान उठा रहा है। सिंचाई का रकबा डबल करने की बात थी, 3 साल का बोलो तो मैं आपका राज्यपाल का भाषण का प्रतिवेदन मंगा देता हूं, सिंचाई का रकबा घटा है। और जो 2500 कीमत देने की बात करते हैं, मैंने पहले कहा कि समर्थन मूल्य में जो वृद्धि हो रही है, उस पैसे को भी भूपेश बघेल की सरकार अपने 2500 में समाहित कर रही है। तो किसान के लिए भला नहीं किया, किसान को भूपेश बघेल जी ने, सरकार ने ठगा है। और जहां तक मूल्य की बात है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेगी। अरे एक मिनट सुनिए, हर व्यक्ति मैसेज नहीं डालता। आपके पास भी मोबाइल है ना, आपने किया क्या? ये व्यक्ति की स्वेच्छा के ऊपर रहता है। हम जिसको मोबाइल दे रहे हैं जरूरी थोड़ी को हमको सुझाव देगा। यहां जितने लोग बैठे हैं, आपने दिया क्या सुझाव? पहला तो आपको बता दूं, आज की तारीख में कनेक्टिविटी के लिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया, उसमें 99% गांव में व्हाट्सएप चलता है। बस्तर के भी सुदूर इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। यह हमारी सरकार के पीरियड में एक बात। दूसरी बात, हम प्रत्येक विधानसभा में जा रहे हैं और विधानसभा स्तर के साथ साथ नीचे कस्बाई एरिया में भी हमारे कार्यकर्ता सुझाव लेने जाएंगे। उनका सुझाव जो आएगा उस पर हम विचार करेंगे। पर देखिए, मैंने कहा ना, समाज का प्रत्येक वर्ग भूपेश बघेल की सरकार से छला गया है। उसी प्रकार हमारे प्रदेश का आदिवासी समाज भी प्रदेश की सरकार से छला गया है। और उसमें सबसे बड़ा मामला है तेंदुपत्ते के बोनस का। आप पता करवाइए, पूरे प्रदेश में तेंदुपत्ते की तुड़ाई का काम 1 या 2 दिन होता है ना, 1 या 2 दिन, और उस बाद बैक हो जाता है। देखिए, हमने डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में शराब के व्यवसाय को नियंत्रित करने के लिए पहले 3000 की आबादी में शराब दुकान बंद की, बाद में 5000 की आबादी में शराब दुकान बंद की। कोचिया प्रथा समाप्त हो जाए, इसके लिए हमने शराब की दुकानों का शासकीकरण किया और एक सीमा तक अवैध शराब के व्यापार को रोकने में हम सफल हुए थे। वर्तमान सरकार ने शराबबंदी का वादा किया था, अब वर्तमान सरकार शराबबंदी के वादे से पीछे हटी है। हम शराब दुकानों के संबंध में क्या निर्णय करेंगे, अभी जब तक समिति में हमारी बैठ करके विचार विमर्श नहीं होगा, इस विषय पे बोलना मेरा उचित नहीं होगा। मैंने कांग्रेस के और राहुल जी की बात का जो यथार्थ है आपके सामने रखा है। उनने जो कहा वो किया नहीं, और ये कांग्रेस का इतिहास है। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, उनके घोषणा पत्र में था कि हम मुफ्त में 4 सिलेंडर देंगे ग्रामीण क्षेत्र में। आप निकाल के पढ़ लेना, एक भी सिलेंडर किसी को मिला क्या? उनके घोषणा पत्र में पत्रकारों के लिए बहुत सी बात थी। आप सब मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, पत्रकारों के लिए भी जो प्रोडक्शन बिल आया वो पिछले बजट सेशन में आया है, आखिरी में। आप लोगों की जो घोषणाएं की थी आपके लिए, उसमें कितनी घोषणाएं पूरी हुई, आप ही लोग बता दो मेरे को। हम अच्छा से अच्छा करेंगे। पर आपको 2640 का खाली एक उदाहरण दे देता हूं। 2018 में जब 2500 की कीमत भूपेश बघेल जी ने घोषणा की थी ना, उस समय धान का समर्थन मूल्य था 1750 रुपए। अभी किसान जब 2022-23 का धान बेचा है तो उसको कीमत मिली है 2040 रुपए। माने 290 की वृद्धि किसने की? केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य में की। तो 2500 में 290 जोड़ता तो किसान को मिला था 2790, और वो चारों किस्त का बोनस देने के बाद दे रहा है 2640, माने 150 कम दे रहा है। हमारी सरकार किसानों को अच्छा से अच्छा कीमत दिलाने की व्यवस्था करेगी,
मोदी जी ने अभी जो धान का समर्थन मूल्य घोषित किया है वो 2183 रुपए का घोषित किया है। देश में और भी जगह सरकारें हैं आपकी, वहाँ से इनका भुगतान नहीं हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ में कैसे दे पाएंगे? देखिए, ये छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी केंद्र की अपनी केंद्रीय नेतृत्व से बात करके उसका रास्ता निकालेगी। मेरा आदमी बैठे नहीं, नोट कर रहा है पीछे, आप बोलो तो पढ़ के बता देगा आपने जो सुझाव दिया है, वो पीछे नोट कर रहा है। आपका सुझाव हम सुन रहे हैं, समिति के सामने रखेंगे। अभी मैं शामिल करने की गारंटी नहीं देता, बहुत स्पष्ट कर दूं। तो आपको तो उसके लिए भी डॉक्टर रमन सिंह जी को धन्यवाद देना चाहिए। सुनिए, अभी नहीं मिला है आपको, तो अगर राजनांदगांव और कवर्धा में मिला ना तो उसका श्रेय भी डॉक्टर रमन सिंह को ही देना चाहिए, धन्यवाद रमन सिंह को ही देना चाहिए। अगर ये रमन सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र वो उनका गृह जिला नहीं होता तो आप लोगों का नंबर नहीं आता। मैंने बोला ना, आपके प्रस्ताव पे हम विचार करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि दे देंगे, पर मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि पिछले 4.25 साल में कितने पत्रकारों के साथ प्रताड़ना हुई, इसको भी आप लोग देखो। कितने पत्रकार मारे गए, कितने पत्रकारों को जेल में बंद किया गया, कितने पत्रकारों के खिलाफ पुलिस के केस बने, ये भी आप देखो। तो आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। आप जो मैंने कहा ना कनेक्टिविटी की, मैंने कहा मैक्सिमम स्थानों पे 99% स्थानों पे कनेक्ट। एक मिनट मेरी बात सुन लो, आपने प्रश्न किया, उत्तर मैं दूंगा ना। आप जो चाहते हैं वो उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं। 99% स्थानों पे कनेक्टिविटी पहुंची है, नंबर 1। और किसी स्थान पे बिजली नहीं रही तो वो दोष जो है व्यवस्था का दोष है, मैनेजमेंट का दोष है। अगर आप 15 दिन रहे और वहां बिजली नहीं है तो वहां के जो स्थानीय राजनांदगांव, हाँ 15 गांव, अगर 15 गांव में बिजली नहीं है तो उसके लिए डॉक्टर रमन सिंह या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है। वहां बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची वो महत्वपूर्ण बात है, और उसके बाद अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आया तो उसके लिए वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। अभी परसों और जितनी पत्रकारों के साथ घटना घटित हुई है ना, आप बोलो तो मैं सूची बता देता हूं आपको। हमारे मोहल्ले में रहते, परसों रात को कितनी देर अंधेरे में थे, चलो बता दो। शहर में सौभाग्य योजना केंद्र ने चलाई थी और पूरे देश में सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली का कनेक्शन पहुंचाया गया था। आप जिस गांव में रहे वहां बिजली पहुंची है कि नहीं पहुंची है बताओ, और उसके बाद बिजली बंद रही तो वर्तमान सरकार उसके लिए जिम्मेदार है।